Okay, so now we are starting with the Vision IS TT 365 of Science and Technology. So this is day one of this discussion. डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस ईयर ट्रेंड देख लेते हैं, लाइक एक से कितने क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, राइट। यहाँ पे आप एक ट्रेंड एनालिसिस देख सकते हो। ऑन एन एवरेज अराउंड 10 to 12 का क्वेश्चंस का जो एवरेज है वो इस पार्ट से रहा है पिछले 10 ईयर्स के अंदर। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स ओरिएंटेड मिलेंगे, एंड कभी कभी इसमें बेसिक जो पार्ट होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स की, वो भी काम में आती है। जैसे 2020 में एक सवाल पूछ लिया था, प्लांट सेल वर्सेज एनिमल्स। ये बहुत बेसिक सवाल है। आप क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसमें ही आपको पहले ही चैप्टर में सेल थ्योरी है उसके बारे में मिल जाएगा, राइट। तो ये वाले जो बेसिक भी है कभी कभी काम आते हैं, बट मेजरली जो है ये करंट ओरिएंटेड रहता है। फॉर दैट रीज़न ये जो पीटी है ये इस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि टेक्नोलॉजी थी जो न्यूज़ में थी, या कोई नया साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हुआ वो न्यूज़ में था और इसलिए सवाल आ गया, राइट। तो यहाँ पे ये पीटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। विद दैट बीइंग सेड, पहला चैप्टर देखते हैं और जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ बायोटेक। और यूपीएससी का भी सबसे फेवरेट टॉपिक बना हुआ है साइंस एंड टेक पार्ट में, वो है बायोटेक। इस पार्ट से इतने क्वेश्चन आए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, मतलब हर साल आप लगा लो 2-3 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं पार्ट से। तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड जैसे जैसे हम लोग ये पीटी का डिस्कशन करेंगे वहाँ पे पीवाई क्यूज भी कौन कौन से आए हैं, राइट। तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। आगे चलते हैं, स्टार्ट विद द बायोटेक पार्ट। पहला टॉपिक देखो, जीनोम एडिटिंग। अब न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इंडियन रिसर्चर्स ने डेवलप किया फर्स्ट एवर लो पंजेंट मस्टर्ड बेस्ड ऑन जीनोम एडिटिंग। लो पंजेंट मस्टर्ड का मतलब क्या है? कभी भी सरसों का तेल यूज़ किया होगा, में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, जो अंदर दिमाग में या नाक के अंदर चुभती है। तो उसका वो जो स्मेल है उसको कम करने के लिए एक लो पंजेंट मस्टर्ड वेराइटी तैयार किया गया बाय जीनोम एडिटिंग, ठीक है। इसका मतलब है, अब ये कैसे तैयार किया गया? तो एक बेसिकली इसके अंदर एक केमिकल था जो कि रिस्पॉन्सिबल था फॉर द पंजेंटनेस, या उसका वो जो स्ट्रॉन्ग स्मेल था उसके लिए जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल था उसको हम लोगों ने कम कर दिया। केमिकल का नाम क्या था? ग्लूकोज सिनोलेट। इसको हम लोगों ने कम कर दिया, जिसकी वजह से इसका जो वैरायटी में जो पंजेंटनेस थी वो अब कम हो गई है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ग्लूकोसिनेट सिनोलेट होगा उतना ज़्यादा पंजेंटनेस होगी। तो ये इसको अगर हम कम कर देते तो वो पंजेंटनेस नहीं रहेगी। साथ में एक चीज़ याद रखना, अगर बहुत ज़्यादा हाई ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं, दीज कैन कॉज गोइटर। गोइटर मतलब गले के अंदर एक बीमारी हो जाती है, गला जो है अब नॉर्मल साइज में इंक्रीज हो जाता है, राइट। और इंटरनल ऑर्गन abnormality इन द लाइफ स्टॉक। ये सारे हाई ग्लाइकोनोसिलेट से प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके साथ साथ से पंजेंटनेस भी आती है, राइट। तो ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये बनाया कैसे गया? तो दिस इज प्रोड्यूस फ्रॉम जीन एडिटिंग ऑफ वरुणा। वरुणा एक ऑलरेडी हाई यील्डिंग वैरायटी था मस्टर्ड का जो हमारे पास था। इसी हाई यील्डिंग वैरायटी के अंदर हम लोगों ने जीन एडिटिंग किया यूजिंग क्रिस्पर कैस9। किसी ने कई बार पूछा हुआ है क्रिस्पर कैस9 के बारे में, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों ने इसमें जो जीन एडिटिंग करा, और उससे जीन एडिटिंग करने से ये जो ग्लाइकोसिनोलेट का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कम हो गया है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब जीनोम एडिटिंग की बात कर लेते हैं। तो जीनोम एडिटिंग आपको नाम से ही पता है, जीन्स की एडिटिंग करना, ठीक है। तो अगर आइडिया देना चाहूँ जेनेटिक्स के बारे में, तो हमारे बॉडी के अंदर जो ह्यूमन सेल होता है उसमें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, राइट। ये जो डीएनए होता है अंदर कॉइल्ड फॉर्म में होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए का ही कॉइल्ड फॉर्म होता है। देन डीएनए का इस सेगमेंट को चेक करोगे तो डीएनए के बहुत लंबा लेंथ होता है डीएनए का, क्या उससे आप पूरे अर्थ को कवर कर सकते हो, इतना लंबा लेंथ होता है डीएनए का। तो डीएनए का कुछ एक सेगमेंट्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फिजिकल फीचर के लिए काम करते हैं। जैसे अगर हमारी आंखों का कलर ब्लैक होना है या ब्लू होना है, तो उसके लिए डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम उससे बोलते हैं जीन। तो ये सीक्वेंस होता है नॉर्मली, ये पता होना चाहिए। तो जब भी हमें कोई चेंज करना होता है, हम डीएनए में किसी ऐसे पार्ट पे चेंज करते हैं जिससे उसका जो जीन है वो चेंज हो जाए, राइट। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस होता है, जिससे हम एक स्मॉल डिलीशन कर सकते हैं, मतलब कोई एक
डीएनए का जो सेगमेंट है उसे डिलीट कर सकते हैं, उसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, या उसमें कुछ नया एडिशन कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस होता है इसको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, SDN1, SDN2 और SDN3। अब ये जो SDN1 और 2 है, दे डू नॉट इन्वॉल्व एलियन जेनेटिक मटेरियल, मतलब उसमें आप जब इन एडिटिंग कर रहे हो तो उसमें आप कोई नया जेनेटिक मटेरियल नहीं लेके आ रहे हो, आप जो एग्जिस्टिंग जेनेटिक मटेरियल है उसको डिलीट कर रहे हो। ठीक है। और अपने को ये पता होना चाहिए डीएनए ना अपने आप को सेल्फ हील कर लेता है। सपोज आपने डीएनए को यहाँ पे एक फिगर में देख लो, सपोज मैंने यहाँ पे डीएनए को कट कर दिया, तो डीएनए अपने आप को थोड़े समय बाद में सेल्फ हील कर लेगा और अपने आप जुड़कर ऐसा बन जाएगा। लेकिन इस दौरान अगर आप कोई दूसरा प्रोग्राम डीएनए में ऐड कर दोगे, वो बीच में इसके साथ रन कर जाएगा। ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि एक आपके पास रिकॉर्डिंग टेप है, उसके अंदर आपने ये नया जो सेगमेंट है ये ऐड कर दी। ठीक है। दैट इज प्रोग्राम डीएनए, ये पता होना चाहिए। आगे नेक्स्ट देखो, और भी बहुत सारी टेक्निक्स है जिसके बारे में पूछा हुआ है। क्रिस्पर Cas9 के बारे में 2018 में, Cas9 मतलब क्लस्टर्ड रेगुलरली स्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिप, फुल फॉर्म वगैरह तो कोई नहीं पूछता, बट क्रिस्पर के बारे में बहुत बार पूछा गया, नोबेल प्राइज भी मिला है इसके अंदर 2019 के अंदर, पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ और भी टेक्निक है क्रिस्पर Cas9 जैसी, बट सबसे इफेक्टिव है क्रिस्पर Cas9, दैट रीज़न ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है। नेक्स्ट के अलावा और क्या टेक्निक्स है जीन एडिटिंग की, जिंक फिंगर न्यूक्लियस और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक अफेक्टर न्यूक्लियस, टैलन जिन्हें बोलते हैं, तो याद रखना ZFN या टैलन, ये भी एक जीन एडिटिंग टेक्निक ही है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर जब भी जीन एडिटिंग किया जाता है, राइट, तो उसमें जनरली कोई नया जीन ऐड करते हैं तो उसे ट्रांसजीन बोलते हैं, ट्रांसजीन या फॉरेन जीन जो कि उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे एक एग्जांपल है गोल्डन राइस का। गोल्डन राइस नॉर्मल जो राइस होता है उससे थोड़ा सा ऑरेंजिश या गोल्डन कलर देखने को मिलता है। रीज़न बीइंग इसके अंदर कैरेट का जो जीन है रिस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन ए, कैरोटीन, वो ऐड किया गया राइस में, इस वजह से उसको थोड़ा ऑरेंजिश या गोल्डन कलर मिलता है। ठीक, ये पता होना चाहिए ट्रांसजीन का मतलब कोई फॉरेन जीन उसमें ऐड किया गया। और कोई भी इंडिया के अंदर GM क्रॉप अगर आपको यूज़ करनी है, उसके लिए एक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लगेगा, और वो कौन देगा? दैट वुड बी गिवन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। EAC ये कमेटी है विच वर्क्स अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, और मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है। क्लियर? फिर आगे देखो, एप्लीकेशन जो भी सोच सकते हो हर चीज़ में इसका एप्लीकेशन, चाहे हेल्थ है, चाहे एग्रीकल्चर है, सिंथेटिक बायोलॉजी, और इनफैक्ट इवन इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। रिसेंटली चाइना के अंदर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड आर्टिक फॉक्स तैयार किया गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके जीनोम की सीक्वेंसिंग करी गई और उसी से हम लोगों ने वो फॉक्स प्रोड्यूस की। ऐसे बहुत सारे जो एक्सटिंक्ट होने वाले एनिमल्स जो है उनको प्रिजर्व किया जा सकता है, उनकी पॉपुलेशन को वापस बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारे एडवांटेजेस आप देख सकते हो जीनोम एडिटिंग। नेक्स्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और देखते हैं, GM क्रॉप्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इंडिया में आपको पता है GAC उसके लिए अप्रूवल देगा, तभी आप कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अभी सिर्फ एक क्रॉप इंडिया में जेनेटिक मॉडिफाइड हम यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ GM कॉटन। के अलावा कोई और जो है अभी तक हम क्रॉप ऑल्दो डेवलप हो चुकी है, लेकिन हम यूज़ में नहीं कर सकते क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से उसको अप्रूवल नहीं मिला है। तो BT कॉटन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट्स कॉल्ड बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस कॉटन। ये बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस जो है एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो कि जनरली ये बैक्टीरिया आपको सॉइल में मिलेगा, और इसमें कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, तो हम लोगों ने वो वाला जीन आइसोलेट कर लिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉक्सिन। ठीक है, अब वो जो जीन हम लोगों ने इसमें से निकाल कर हम लोगों ने कॉटन का जो प्लांट है उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये एक ट्रांसजेनिक क्रॉप बन गया है, के अंदर टॉक्सिन है। अब क्योंकि हम इसे कंज्यूम नहीं कर रहे तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा कोई दिक्कत का बात नहीं। अब इससे प्रॉब्लम किसको होगा? इससे प्रॉब्लम होगा जो इंसेक्ट्स हैं और जो पेस्ट हैं जो कि फीड करते हैं इस कॉटन प्लांट के ऊपर, जैसे कि बुलवॉर्म हो गया। ये पता भी होना चाहिए, पिंक बुलवॉर्म पेस्ट होता है। तो ये सारे जो है वो कॉटन के प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, और ऐसे में ये फीड करेंगे तो वो जो टॉक्सिन है इनके स्टमक में चला जाएगा, और इनके स्टमक के अंदर जो
पीएच लेवल होता है, मतलब थोड़ा हमारा स्टमक भी एसिडिक होता है, वैसा इनका भी स्टमक एसिडिक होता है, बट उसका पीएच कुछ अलग होता है। उसी स्पेसिफिक पीएच पे वो एक्टिवेट होता है, फिर उनका अंदर का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको वो टॉक्सिन डिस्ट्रॉय कर देता है, और इस तरीके से उस कीड़े की मौत हो जाती है। तो याद होना चाहिए, ये पिंक बुलवॉर्म जो है, या इन जनरल कोई भी बुलवॉर्म है, वो जनरली कॉटन को अफेक्ट करता है, और उससे टैकल करने के लिए हम लोगों ने बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस किया है। नॉर्मली आपको क्या करना पड़ता है, उसकी जगह या तो पेस्टिसाइड लगाना पड़ता है। पेस्टिसाइड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये जनरली परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, ज़्यादा क्वांटिटी में लगा दिया तो लगाने वाले की डेथ भी हो सकती है। और कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा लगा दिया तो सरफेस से रन ऑफ होके नदियों में और लेक्स वगैरह में जा सकता है। इन दैट सेंस पेस्टिसाइड्स काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बट गेम क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, बट यही अपने नए चैलेंजेस लेके आया। ये चैलेंजेस क्या आते हैं, इसके साथ कॉस्ट आता है। फिर कंपनीज क्या करती हैं, इनमें लगा देती है टर्मिनेटर जीन्स। टर्मिनेटर जीन्स पता है किसी को क्या होता है? व्हाट इज टर्मिनेटर जीन्स? फॉरेन जीन होता है क्या? हाँ, फॉरेन जीन तो होता है, मतलब ये एक बेसिकली माल प्रैक्टिस है। जैसे क्या होता है, आप आपने कोई पौधा उगाया, उसमें से सीड्स निकले, आप फिर उन सीड्स को यूज़ कर सकते हो और वापस से वो वाली क्रॉप पैदा कर सकते हो। इन टर्मिनेटर जीन में क्या करते हैं, आप वो जीएम या बीटी कॉटन के सीड्स लेके आए, आपने एक बार क्रॉप बना लिया उसका, ठीक है। अब आप उसके बीज सेव भी कर लोगे और फिर से उगाने की कोशिश करोगे, तो उसमें वो बीटी कॉटन वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर एक ऐसा जीन डाला हुआ है जो कि ये इंश्योर करता है कि उसकी सक्सेसिव जनरेशन में वो वाली कैपेबिलिटीज़ ना आए। ठीक है, तो एक मैल प्रैक्टिस है, क्योंकि जनरली मॉन्सेंटो जैसी बड़ी बड़ी कंपनी जो है ये प्रैक्टिस करती है, राइट। ये पता होना चाहिए। और हम जो ट्रांसजेनिक कॉटन की बात कर रहे थे, उसमें एक जीन है दैट इज क्राई टू ए आई, जो कि इंश्योर करता है कि ये जो बीटी कॉटन है उसके अंदर वो टॉक्सिन रहे, जिसके कारण पिंक बुलवॉर्म जो है उसे खा नहीं पाए, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ना यूपीएससी ने भी सवाल पूछा था। यूपीएससी का सवाल ही था, बॉल ग्रेड 1 और बॉल ग्रेड 2 क्या है? दीज आर टेक्नोलॉजीज यूज इन बीटी कॉटन, ठीक है। सो याद रखना, बॉल ग्रेड 1, बॉल ग्रेड 2। यूपीएससी ने 2021 में यही सेम सवाल पूछा था। अगर आपको इतना आइडिया था कि बॉल वॉर्म एक चीज़ होती है, तो वहाँ से भी आप लिंक लगा सकते हैं। ये जो है डेफिनेटली कोई बीटी कॉटन या मॉडिफाइड जो कॉटन की वैरायटी है उससे रिलेटेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और क्रॉप रिसेंटली डेवलप किया गया है इंडिया के अंदर ही, विच इज़ जीएम मस्टर्ड। का पूरा नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। धारा वैरायटी हमारे पास पहले से चल रही थी, उसमें सक्सेसिव जो है हम लोगों ने वेरिएशन की वजह से ये DMH11 हमें देखने को मिला। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया है बेसिकली इसको, और इसमें दो एलियन जीन्स डाले गए हैं। और सॉइल बैक्टीरिया है बैसिलस माइलो इक्यूफेसियंस, ये बैक्टीरिया है जिससे मदद से हम लोगों ने दो जीन आइसोलेट किए हैं। और फिर वो जो जीन्स है हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है इन टू वेराइटीज ऑफ जीएम मस्टर्ड, ठीक है। वरुणा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एक और वेराइटी है हम लोगों ने डेवलप करी है मस्टर्ड की, विच इज़ हीरा 2, ठीक है। तो याद रखना, वरुणा हीरा 2 इंडिया ने ही डेवलप करी है। अब इन्हीं की मदद से हम लोगों ने DMH11 भी तैयार किया है, एक धारा मस्टर्ड 11। तो ये याद रखना, ये एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसमें हम लोगों ने बाहर से मतलब बैक्टीरिया जो है बैसिलस माइलो इक्यूफेशियंस, इसका जो जीन है इसको उठाया है। और इससे हम लोगों ने इंश्योर क्या किया है, एक तो शॉर्ट रहेगा ये, हाई ईल्ड रहेगा ये, और ड्रॉट टॉलरेंट रहेगा ये, ड्रॉट टॉलरेंट। ये चीज़ें पता होनी चाहिए इसके बारे में। एक जनरल ट्रिविया लाइक मस्टर्ड के बारे में अगर हम बात करें, तो मस्टर्ड किस टाइप का क्रॉप है? जेट राबी, खरीफ, जैन, किस टाइप का क्रॉप है राबी? राबी। राबी। मस्टर्ड के बारे में याद रखना, राबी क्रॉप है। और जनरली सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है। सेल्फ पॉलिनेटिंग मतलब इसके अंदर जो फ्लावर होता है उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है, तो अपने आप को खुद पॉलिनेट कर लेता है, तो अलग से बाहर से किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस व्हाट इज एंजाइम। आइडिया कि एंजाइम क्या होता है?
एंजाइम एक कैटेलिस्ट की तरह एक्ट होता है। तो एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि एक रिएक्शन में जाता है, उसको स्पीड अप करता है बट खुद कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए अपने को। फॉर एग्जांपल एक, जैसे अगर हम बात करें, हमारे डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम्स हमें हेल्प करते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन। माउथ के अंदर स्लेवरी अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जो सलाइवा होता है उसमें स्लेवरी अमाइलेज होता है, वो भी एक एंजाइम है। राइट, तो ये हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स जो होते हैं ये इस टाइप के एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो अभी ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी रिसेंटली यूज हुआ है, और यूएसएफडीए मतलब यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो बेसिकली वहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड और फूड आइटम से रिलेटेड जो वॉच डॉग है, उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को अप्रूवल दे दिया है। इसका नाम है एड्जिनिमा। दिस इज द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्ट इंडिकेटेड फॉर ऑन डिमांड ईआरटी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। यहाँ पे ये जो एंजाइम है ये बेसिकली कुछ डिजीज है, जैसे कॉन्जेंशियल थ्रोम्बोयोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा। ठीक है, बड़ा लंबा नाम है बट डिजीज का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इसका ये जो डिजीज है एक रेयर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, मतलब इसमें जो खून है वो अपने आप क्लॉट करने लग जाता है, मतलब थिकन करने लग जाता है। तो उसको थिकन होने से रोकने के लिए हम लोग ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है एड्जिनीमा नाम से ये दे रहे हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, के अंदर हम जीन्स जो है डिफरेंट स्पीशीज से ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स या वाइस वर्सा। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये है, दूसरे स्पीशीज का जो डीएनए है आपने लाकर किसी और दूसरे स्पीशीज में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, और इसके बारे में भी यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा। फैक्ट इसके बारे में घुमा घुमा के बहुत बार सवाल आए हुए हैं। राइट, तो पता होना चाहिए। एडिशन से ऊपर हमने टेक्नोलॉजी देखी थी, जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजीज, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, टैलेंट्स। तो इसमें और क्रिस्पर कैस9 में क्या डिफरेंस है? ये टेक्नोलॉजीज थी फिर भी क्रिस्पर कैस9 हमें लानी पड़ी। तो मैं बता देता हूँ, ये जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, तो डबल स्ट्रैंडेड कट लगाती थी। बट जो क्रिस्पर कैस9 है वो सिंगल कट भी लगा सकती है डीएनए में। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। सिंगल कट और डबल कट क्या हुआ? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, तो उसमें एक स्ट्रैंड पे हमें स्मॉलर सा कुछ काम करना होगा, तो वो फिर क्रिस्पर कैस9 से हम कर सकते हैं। करेक्ट। जीन एडिटिंग में जीन साइलेंसिंग भी आता है, लेकिन ट्रांसजेनिक में एक प्रिंट इंट्रोड्यूस करना कंपलसरी होता है, उसके बाद ही उसे ट्रांसजेनिक बोलेंगे। सही है। जीनोम एडिटिंग में जो खुद का ही मतलब सीक्वेंस है उसमें हम डिलीशन या कुछ चेंजेस कर सकते हैं, एडिट करते हैं उसको, बट ट्रांसजेनिक में फॉरेन जीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं। कुछ जीएम क्रॉप्स के मतलब 2012 में एक क्वेश्चन आया था, तो जीएम क्रॉप्स के एडवांटेजेस पूछे थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे, वो ट्रू और फॉल्स बताना। क्या हम न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ा सकते हैं जीएम क्रॉप टेक्निक्स के थ्रू? यस यस और एक करेक्ट, और एक स्टेटमेंट था टू एनेबल देम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप। नहीं, ये तो बहुत अभी लॉन्ग तक ऐसा शॉट हो हुआ गया। नहीं है, लेकिन हो सकता ही है। तो ये फॉल्स दिया था स्टेटमेंट। जीनोम का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो 23 हमारे क्रोमोसोमल पेयर्स है उसका फुल सीक्वेंस, एक पूरा सीक्वेंस होता है। इसी पे एक 2016 में भी क्वेश्चन था कि ट्रांसक्रिप्टोम क्या है, तो उसका आंसर था फुल रेंज ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे एडिशंस थे। ठीक है, और एक 2000 आई थिंक 11 में क्वेश्चन था कि जो बिटी ब्रिंजल है वो किसके लिए है, तो पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए, जैसे ऊपर हमने देखा ना, और ड्रॉट रेजिस्टेंट जेएम मस्टर्ड वैसे। ठीक है, ओके, आगे चलते फिर। नेक्स्ट देखो, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, अ टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक
दैट मॉडिफाइज जीन्स टू ऑल्टर द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडल को जानते होगे, क्लास 10th में 11th में मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते। अब पी का एक एक्सपेरिमेंट था जिससे इनहेरिटेंस के बारे में एक आइडिया लगता है। तो ये एक बेसिकली बायोलॉजिस्ट थे जिसके वर्क के कारण ही जेनेटिक्स का फाउंडेशन चालू हुआ था। ठीक है, तो ये जो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू हम ये जो इनहेरिटेंस है, जो फीचर्स एक जनरेशन से उसके फ्यूचर जनरेशन में जो जाते हैं उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे पैटर्न देखो, एक सपोज दिस इज नॉर्मल इनहेरिटेंस। यहाँ पे लेट्स से एक गाय था, उसके हम लोगों ने डीएनए में चेंज कर दिया। तो जनरली जो डीएनए में चेंज हुआ उसके फर्दर जो फ्यूचर जनरेशन होते हैं उसमें काफ़ी लिमिटेड जगह पे ही ये शो होता है क्या नॉर्मल तरीके में। इन जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये इंश्योर कर सकें कि जो ऑल्टर्ड डीएनए है, जो ऑल्टर्ड जीन है, वो सभी उसके फ्यूचर जनरेशन में रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, इसका अगर आपको बहुत लंबा या बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग आपको वो चाहिए कि इसका इम्पैक्ट हो, के लिए जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी इसमें हेल्प करेगा। इसके 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स है। पहला जीन, जो स्पेसिफिक आपको कैरेक्टरिस्टिक चेंज करना है उसके लिए आपके पास एक डीएनए का सेगमेंट होना चाहिए जो कि उस चेंज को कोड करे। नेक्स्ट Cas9 एंजाइम जो कि मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करेगा, और दूसरा क्रिस्पर। तो ये 3 चीज़ें मिला के हम लोग जो है जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने साइंटिस्ट ने बेसिकली ये आइडेंटिफाई किया कि हम लोग तो मस्कीटोज़ का जो पॉपुलेशन है जो कि बहुत सारे बीमारियां फैलाते हैं, जैसे एडीज़ हो गया, जीका हो गया, डेंगू हो गया, इस सब को रोक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे कुछ जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे जिससे उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ या ये आइडिया था बिहाइंड जीन ड्राइव इनहेरिटेंस। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और इट जेनेटिक मटेरियल इनकोड्स फॉर 3 एलिमेंट्स विच इज़ द जीन, Cas9 एंजाइम और क्रिस्पर। ये तीनों मिलकर इंसर्ट हो जाते हैं एनिमल्स के डीएनए में, और उसमें जो नेचुरली ऑकरिंग जो जीन है उसको चेंज कर देते हैं, और ये जो चेंज है देन फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन हो जाता है। मेजर एप्लीकेशन कहाँ होंगी? डिजीज़ कंट्रोल में काम आएगा और एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल में भी काम आएगा। अब हमें अलग से जैसे बीटी कॉटन बनाया हम लोगों ने, ठीक है, कंट्रोल द बुलवॉर्म। अब हम क्या कर सकते हैं, सीधा बुलवॉर्म के अंदर ही चेंज कर देते हैं ताकि वो आगे जब रिप्रोड्यूस करे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो कॉटन को शायद इफेक्ट ही ना कर पाए। राइट, सो ये होगा जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, जीनोम सिक्वेंसिंग। उसमें इसलिए था बिकॉज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। साइंटिस्ट ने पहली बार सक्सेसफुली सीक्वेंस किया वाई क्रोमोजोम को यूजिंग द लॉन्ग रीड जीनोम सिक्वेंसिंग टेक्निक। राइट, थोड़ा सा ये क्रोमोजोम के बारे में बात कर रहे थे बिफोर गोइंग इनटू एग्जैक्टली क्या था। राइट, तो पहले बेसिक देखते हैं। पहले हम लोगों ने जैसे बात किया जीनोम सिक्वेंसिंग, या जीनोम क्या होता है। तो जीनोम बेसिकली आपके पूरे का डीएनए का जो मेकअप होता है, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर ह्यूमंस के सेल्स के अंदर 23 क्रोमोजोम्स पेयर होते हैं, क्रोमोजोम्स के पेयर होते हैं। तो टोटल मिला के ये 46 हो गए क्रोमोजोम्स, और पेयर्स में होते हैं। इनमें से 22 जो होते हैं उन्हें ऑटोजोम्स बोलते हैं। लास्ट का जो 23rd पेयर होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक्स और वाई। तो अगर एक्स वाई है तो दिस वो जो इंडिविजुअल है दैट इज मेल। अगर एक्स एक्स है तो इसका मतलब फीमेल। राइट, ये जो 23rd पेयर पे जो एक्स वाई ये जो कॉम्बिनेशन था, इसमें ये जो वाई वाला जो क्रोमोजोम है इसको पहली बार पूरा सीक्वेंस किया गया है यूजिंग द लॉन्ग रीड जीनोम सीक्वेंस। अब डीएनए के अंदर जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं तो कैसे होता है ये? डीएनए के अंदर आपको पता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में बेस पेयर्स होते हैं। वो बेस पेयर का सीक्वेंस है मोर और लेस एक दूसरे के साथ में फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे आपको 4 बेस पेयर मिलेंगे, एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन। राइट, तो ये टोटल मिला के 4 बेस पेयर्स होते हैं, और इसमें आपको हमेशा ए और टी एक साथ मिलेगा, एडेनाइन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन साथ में मिलेंगे। ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। अब ये जो इनका जो लिंकेज है ये आगे पीछे ऑल्टर करेगा, यानी ए टी हो सकता है फिर जी सी हो सकता है, या ए टी लगातार आ रहा है फिर जी सी आ रहा है। ऐसे ये जो चेंज होते हैं इस तरीके से डीएनए के अंदर डिफरेंट
का ग्रुपिंग हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग एक नया जीन बन सकता है। ठीक है, अब डीएनए में तो ये होता है। आरएनए में क्या चेंज होता है इसमें? आरएनए में बस एक चेंज होता है, ये जो पेयर है इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। क्या बाकी एडेनाइन वहीं रहता है, ग्वानिन वहीं रहता है, साइटोसिन वहीं रहता है, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। अब दो तरीके से होता है कोई भी जीनोम सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करने के जो तरीके हैं वो ब्रॉडली दो टाइप के हैं, एक है शॉर्ट रीड और एक है लॉन्ग रीड। तो अभी हम लॉन्ग रीड की बात कर रहे थे। लॉन्ग रीड बेसिकली आपको एक लार्जर पिक्चर फॉर्म करता है अबाउट द डीएनए सीक्वेंस, राइट। तो इसमें एडवांटेजेस आपको क्या मिलते हैं? में आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो डीएनए के सेगमेंट को इजीली असेंबल कर सकते हो, राइट। और इससे जो वाई क्रोमोसोम्स में जो लूप्स होते हैं उनको भी इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसिंग, वहाँ पे फ्रेगमेंट्स का साइज काफ़ी स्मॉल होता है और यहाँ पे बहुत सारे जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस अगर आपको रीड करने हैं कि एग्जैक्टली वो जो सीक्वेंस है वो किस चीज़ को कोड करे, तो जनरली हम शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग प्रेफर करते हैं, राइट। अब इससे रिलेटेड एक और एस्पेक्ट है विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, विच इज़ एरियल मेटाजिनोमिक्स। तो इसके बारे में यूपीएससी ने 2023 मतलब इस बार जो प्रीलिम्स हुआ था उसी में ही ये सवाल पूछा था एरियल मेटाजिनोमिक्स के बारे में। तो इसका बेसिक मतलब क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ माइक्रोबियल सैंपल्स जो हम एयर में से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सपोज आपने एयर का एक पार्सल जो है वो कलेक्ट कर लिया, अब उसके अंदर डिफरेंट हो सकता है, आपको डीएनए सेगमेंट्स मिले, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन उसमें किस टाइप का ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था और उसने किस टाइप का मैटर छोड़ा है पीछे। तो उससे हमें उस एयर के अंदर जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म उसका अगर कोई सेगमेंट मिलता है तो हम उसका एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म उस इकोसिस्टम में रह रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इज एरियल मेटाजिनोमिक्स या एनवायरमेंटल डीएनए भी बोलते हैं इसे। तो अगेन एनवायरमेंटल डीएनए में भी आप यही करते हो, पानी में से एक सैंपल उठाते हो और सपोज आपको ऐसी कोई स्पीशीज़ के बारे में पता करना है जो कि आप नॉर्मली देख नहीं पाए हो कभी, लेकिन आपको पता है कि शायद वो वहाँ पे हो सकती है। तो अगर उसका कोई मटेरियल है, प्रेजेंस है, जैसे कोई फीकल मैटर है या फिर उसके बॉडी का कोई पार्ट है, अगर वो पानी में रह जाता है और वो वाटर सैंपल में कलेक्ट हो जाता है तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि वो स्पीशीज वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स है और ये सब चीज़ अगर न्यूज़ में आती है तो यूपीएससी पूछता है बायोटेक पार्ट से। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। तो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अगर आप सेल को देखोगे उसमें आपको ये क्रोमोसोम एक्स की शेप में दिखेंगे और ये जैसे मैंने बताया 23 पेयर्स होते हैं टोटल और टोटल मिला के इनका नंबर जो है 46 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर्स में होते हैं। जो 23rd होता है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जेंडर ऑफ द पर्सन या इंडिविजुअल, राइट। तो वाई क्रोमोसोम याद रखना, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। वाई क्रोमोसोम इज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस एंड टू एंड। एंड टू एंड मतलब ये जो टॉप होता है ना क्रोमोसोम का, इसे बोलते हैं टेलीमोर। इसे एंड टू एंड पूरा ऊपर से नीचे तक हम लोग इसको कोड कर दिए। यहाँ पे देख लो सेल, सेल के अंदर ये नीला वाला पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम ऐसे घूमते रहते हैं और इस क्रोमोसोम को जब आप इंटेंगल करोगे, को एलोंगेट करोगे तो फिर उसमें से ये थ्रेड लाइक्स जो स्ट्रक्चर है डीएनए निकलाएगा जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और इस डीएनए में जो स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक फीचर को कोड करते हैं, फिजिकल फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम जीन बोलते हैं। अब माइंड यू, सारा डीएनए जो होता है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल एनकोडिंग। ठीक है, ये पता होना चाहिए, फिजिकल एनकोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। और बहुत छोटा पार्ट जो है डीएनए का दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, पार्ट को हम जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे जीन बोलते हैं और बाकी जो पार्ट है जो कि किसी चीज़ को कोड नहीं करता उसे वाइट स्पेस बोल देते हैं या चंक डीएनए भी बोल देते हैं। तो ये पता होना चाहिए, चंक डीएनए मतलब वो वाला पार्ट डीएनए का जो किसी चीज़ को कोड नहीं करता, राइट। या वाइट स्पेस भी बोल देते हैं, वाइट डीएनए भी बोल देते हैं। तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फिजिकल फीचर। तब अभी तक हमें ऐसा उसका कोई फीचर मिला, हो सकता है कोड करता हो बट अभी तक नहीं मिला है। तो याद रखना, इंडिविजुअल हैविंग वाई क्रोमोसोम्स आर रिलेटेड टू सिंगल वाई बेयरिंग एंसेस्टर्स एज इट इज पास डाउन फ्रॉम मेल पेरेंट्स टू मेल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो अपने को ये पता होना चाहिए ये वाला जो है
मेल पेरेंट से आता है। तो जेंडर जो है ऑफस्प्रिंग का दैट इज डिसाइडेड बाय द क्रोमोसोम ऑफर्ड बाय द मेल, ये पता होना चाहिए। और ये अगेन मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट से ही आप समझ सकते हो, एक्स है दैट इज मेल, एक्स है दैट इज फीमेल। अब इनके जो प्रोजनी होंगे उनमें कॉम्बिनेशन बनेगा इसी एक्स और एक्स वाई का, ठीक है। तो एक्स एक्स हो गया फीमेल और एक्स वाई हो गया, ये आगे फ्यूचर जनरेशन में अगर इन दोनों में से कोई सीक्वेंस होगा उसके अकॉर्डिंग मेल और फीमेल डिसाइड, ठीक है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मेल के ऊपर होती है। तो आगे चलते हैं, की एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो हेल्थ, एग्रीकल्चर, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इन्वायरमेंटल जीनोमिक्स, फॉरेंसिक साइंस, इन सब में इसका इंपॉर्टेंस है। अब इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग को लेके, और वर्ल्ड में जो सबसे पहला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, जिसने इसका फाउंडेशन रखा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का, दैट वाज अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये यूएसए में स्टार्ट हुआ था, लॉन्च इन 1990, और इसको अराउंड 13 ईयर्स लग गए थे। 2003 में ये कंप्लीट हुआ था और कवर्ड अबाउट 92% ऑफ द टोटल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, राइट। ये अपने को इसमें पता होना चाहिए। इसके अलावा 2022 के अंदर एक टेलीमोर टू टेलीमोर कंसोर्टियम था। तो टेलीमोर आपको अभी पता ही लग गया होगा, टेलीमोर इज बेसिकली जो क्रोमोसोम का जो टॉप पार्ट होता है उसको टेलीमोर बोलते हैं, ठीक है। और उन्होंने टायर जो जीनोम सीक्वेंस है उसको कोड किया था। नेक्स्ट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक aims to collect 10,000 genetic sample from citizen across India to build a reference genome, ठीक है। सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक इसको रन करा था, और इसके अंदर 10,000 इंडिविजुअल से हम लोग जेनेटिक उनका जो सीक्वेंसिंग है वो उससे डेटा गैदर कर रहे थे, और ये कंप्लीट हो चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक है, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये जो सीक्वेंस 10,000 ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ऐसा ही एक सिमिलर और इनिशिएटिव है जो CSIR रन कर रहा है, इनिशिएटेड इन अप्रैल 2019, और इसमें 1029 सेल्फ डिक्लेयर्ड हेल्दी इंडियंस का हम लोग जीनोम जो है उसको सीक्वेंस कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्या पड़ी, ये दोनों एक्सरसाइज करने की, क्योंकि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें जो डेटा मिला है वो कॉकेशियन वैरायटी है, वैरायटी इन द सेंस मतलब रेस बोल सकते हैं, ठीक है। जो गोरे लोग हैं अमेरिका और यूरोप के, वो कॉकेशियन होते हैं, ठीक है। एशियंस इंडिया है तो फिर अपना इंडिया का अलग रेस हो गया। जापान और चाइना वो एशियंस की कैटेगरी में आ गए, अफ्रीकन अलग कैटेगरी हो गई, राइट। सो वो जो कहीं ना कहीं ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का जो डेटा मिला है वो कॉकेशियन है, कि वो वहाँ के गोरे लोगों के हिसाब से बनाया हुआ है। तो हमें इंडियन लोगों के हिसाब से जो है ह्यूमन जीनोम का एक पता होना चाहिए, सो दैट कोई भी अगर मेडिसिन तैयार की जाती है तो हम उसे ये जो इंडियन ह्यूमन जीनोम है इससे मैच कर सकें और उससे स्टडी कर सकें कि इंडियन जो इंडिविजुअल या रेस के जो लोग हैं वो किस टाइप की बीमारियों को ज़्यादातर फेस करते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, 3 पेरेंट बेबी। तो यूपीएससी ने 2 बार सवाल ऑलरेडी पूछ लिया है इससे, 2021 में और 2020 के अंदर। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले कुछ सालों से। तो क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज अभी यूके के अंदर एक बेबी बॉर्न हुआ है यूजिंग द माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट प्रोसीजर, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, बट थोड़ा सा एक बेसिक्स देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सभी ने सुना है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन से एटीपी प्रोड्यूस होता है, एटीपी, जो कि एक एनर्जी करेंसी है हमारे सेल्स के लिए। कोई भी काम होता है सेल के अंदर तो उसमें एटीपी जो मॉलिक्यूल है वो यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, राइट। एक चीज़ याद रखना, अभी हम लोगों ने देखा डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके साथ साथ डीएनए जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, ठीक है। ये याद रखना, इसको एमडीएनए बोलते हैं, राइट। एमडीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और इसके अलावा डिफरेंस बता सकते हो इन दोनों में क्या होता है, न्यूक्लियस डीएनए में और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में? न्यूक्लियस डीएनए लीनियर फैशन में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल सर्कुलर शेप में होता है। देन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पास होता है, मतलब मदर से आता है वो चिल्ड्रंस में। ये वाला फीमेल से आता है, ये हमेशा याद रखना है, यही यूपीएससी का स्टेटमेंट भी था।
ठीक है, सर्कुलर होता है, फीमेल से आता है। और ये बेसिकली आपका जो जेनेटिक मेकअप होता है उसमें इसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, आपका आंखों का कलर, बालों का कलर, स्किन का कलर, ये सब जो है न्यूक्लियस से डिसाइड होता है। आपके माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का उसमें कोई रोल नहीं होता, ये पता होना चाहिए। अब देखो यही इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल होगा आगे। तो इस माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन जो ट्रांसप्लांट था उसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, एक आईवीएफ के थ्रू, विच इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हम लोगों ने क्या किया, जो जेनेटिक मटेरियल है पेरेंट्स का उसे इंट्रोड्यूस कर दिया इन द माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल ऑफ अ डोनर। तो यहाँ पे डायग्राम से थोड़ा बेटर समझ में आएगा। जनरली ये क्यों किया जाता है, बिकॉज सपोज जो पेरेंट्स हैं उनका जो जाइगोट है, जाइगोट मतलब जो जर्म सेल्स हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन जो है होने के बाद जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है एंड उससे ऑफस्प्रिंग। अब ये जो सपोज एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे मदर की तरफ से ये फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये फॉल्टी हो। कई बार ये जेनेटिक बीमारियों के केस में भी हो सकता है, और कई बार जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकता है कि आपके डीएनए में चेंज हो गया जिसके कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फॉल्टी हो गया। ऐसे फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, हम लोग एक डोनर लेके आते हैं, डोनर से हम जो है उसका जो एग है उसको लेते हैं, उसमें से जो जेनेटिक मटेरियल है उसका रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हेल्दी सेल है जिसके अंदर हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, अब उसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बिकॉज डोनर का जो जेनेटिक मटेरियल था हम लोगों ने निकाल दिया। अब जो इनिशियली जो फर्टिलाइज एग था मदर का, या जो ओरिजिनल पेरेंट्स का जो फर्टिलाइज एग था, उसमें से जो न्यूक्लियस है उसको उठा के हम जो डोनर का जो फर्टिलाइज एग है उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इफेक्टिवली क्या देखने को मिला, जो डोनर एग है उसमें हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है और हेल्दी न्यूक्लियस है जो कि ओरिजिनल पेरेंट्स से आया है। राइट, फॉर दैट रीजन यहाँ पे ऑल दो सेल डोनर से मिला बट जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स का है। दो पेरेंट्स हो गए प्लस एक डोनर हो गया, फॉर दैट रीजन दिस इज अ 3 पेरेंट बेबी। ठीक है, और इसको करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टर्म लेकर ही यूपीएससी ने 2020 में सवाल पूछा। राइट, तो ये सारे जो टेक्निक्स हैं वो 3 पेरेंट बेबी या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंडर हम करते हैं। तो ये इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, सेल फ्री डीएनए, एक रिलेटेड न्यूज़ है। सेल फ्री डीएनए, सेल फ्री डीएनए क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज अभी साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि अगर हमें डायग्नोसिस को और इम्प्रूव करना है और फास्टर करना है इन केस ऑफ सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीज़ या कैंसर जो डिजीज़ का जो डिटेक्शन है, उसमें ये सेल फ्री डीएनए हमारे काम आ सकते हैं। सेल फ्री डीएनए का मतलब क्या है, ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो सेल में से रिलीज होते हैं। तब सेल रिलीज कर देता है और फिर बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करते हैं या बॉडी के और किसी फ्लूइड में ट्रैवल करते हैं, जैसे प्लाज्मा, यूरिन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। ये जो सेल फ्री डीएनए है, ये आपको अगर ब्लड में से हम लोग निकाल लें इसे या इसको आइडेंटिफाई कर ले, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट पैथोलॉजिकल या डिफरेंट डिजीज कंडीशंस लाइक ऑटो इम्यून डिजीज और कैंसर। इनके केस में ये जो सेल फ्री डीएनए का अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे ब्लड बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। तो एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, कोई भी डिजीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प कर सकता है, स्पेशली इन केस ऑफ फीटस। विल हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर का जो डिटेक्शन है वो फास्टर भी हो जाएगा और उसका ट्रीटमेंट भी और बेटर कर सकता है, क्योंकि जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट करेंगे उतना जल्दी उससे होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मोटर्स, ये भी अगेन न्यूज़ में था बिकॉज अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूलर मोटर्स डिज़ाइन किए। मतलब ये बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूलर सेल्स हैं या मॉलिक्यूलर ऑर्गन्स हैं जिसका के अंदर हम केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके, जो कि मैंने बताया एटीपी विच इज़ अ एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, तो उस एटीपी का इस्तेमाल करके उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल वर्क के अंदर। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी एटीपी होगी, उसका ब्रेक डाउन करके कोई भी मैकेनिकल वर्क आप करा सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मोटर, तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चंस थे जो
माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें जो डोनर होगा या होगी है वो हमेशा फीमेल होगी। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू है, करेक्ट। कूल है। वहाँ ऊपर ने दो टेक्निक्स देखते हैं, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर, प्रोन्यूक्लियर। तो उन दोनों डिफरेंस क्या होता है? मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक है ना, उसमें बिफोर फर्टिलाइजेशन हम ये करते हैं, और प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आगे चलते हैं फिर। देखो स्टेम सेल्स इम्पॉर्टेंट है, के लिए भी नोबेल प्राइज दिया हुआ है। अभी रिसेंटली टीम ऑफ साइंटिस्ट है, उन्होंने क्रिएट किया फर्स्ट सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर्स द वर्ल्ड यूजिंग स्टेम सेल। फॉर दैट रीजन ये वाला चीज़ अगेन न्यूज। तो स्टेम सेल होते क्या है, ये बेसिकली ऐसे सेल्स हैं विच कैन डिफ्रेंशिएट इनटू अदर सेल्स एंड मल्टीपल रीजनरेशन कर सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है, किसी भी सेल के अंदर अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक स्टेम सेल है, तो बोन सेल भी बन सकता है, वो न्यूरॉन सेल भी बन सकता है, वो हार्ट सेल भी बन सकता है, वो मसल सेल भी बन सकता है, तब कोई भी सेल बन सकता है, राइट। और बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस भी करता है। तो जनरली इस प्रॉपर्टी के कारण इसे, कोई ऑर्गन है जिसमें डैमेज हो गया, उसकी हीलिंग के लिए हम लोग स्टेम सेल थेरेपी करते हैं। वहाँ पे अगर इन स्टेम सेल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा तो ये उस ऑर्गन के जो सेल्स है उसका फॉर्म ले लेंगे। बट ये जो स्टेम सेल्स होते हैं इनके अंदर भी बहुत टाइप की वैरायटी होती है, राइट। तो आप देख सकते हो राइट। तो ब्रॉडली ये चार कैटेगरीज हम बोल सकते हैं, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टी और यूनिपोटेंट। पोटेंट मतलब एबिलिटी, तो टोटी मतलब ये कोई भी सेल के अंदर ही अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है, फिर चाहे वो हार्ट सेल है, वो चाहे बोन सेल है या ब्रेन सेल है या फिर नर्वस सेल है, किसी भी सेल में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन टोटीपोटेंट सेल कब मिलते हैं आपको, ये जनरली जाइगोट, ठीक है, जैग फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद जो फ्रियो बनता है, उस वो वाली स्टेज के अंदर जाइगोट में आपको टोटीपोटेंट सेल्स मिलते हैं, राइट। लेकिन ये वाला सेल्स को हार्वेस्ट करना इज इलीगल, ठीक है। इंडियन हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें इसको हार्वेस्ट करना इज इलीगल, आप यहाँ से स्टेम सेल नहीं ले सकते। नेक्स्ट आता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये ऐसे स्टेम सेल हैं जिसके अंदर अभी एबिलिटी है कि वो कई सारे डिफरेंट सेल्स में अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगेन वो अपने आप को कोई कार्डियक सेल बना सकता है या फिर नर्वस सेल बना सकता है या ब्रेन सेल बना सकता है, लेकिन उसकी एबिलिटी लिमिटेड हो गई है। टोटीपोटेंट की तो थी कि उस सब में हो सकता है, अब सभी सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। प्लूरीपोटेंट की एबिलिटी हम बोल सकते हैं वो बहुत सारे में हो सकता है बट सभी में नहीं हो सकता, ठीक है। तो जनरली ये वाले स्टेम सेल्स आपको कहाँ मिलेंगे, या मिलेंगे आपको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के दौरान। अगेन इनको भी हार्वेस्ट करना इज इलीगल। नेक्स्ट मल्टीपोटेंट है। मल्टीपोटेंट मतलब वो कुछ लिमिटेड ऑर्गन्स या कुछ लिमिटेड जो सेल टाइप्स हैं उन्हीं में ही चेंज हो सकते हैं। जैसे हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, जो कि ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं दे कैन ईदर बिकम वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स। यानी ऐसे सेल्स, ऐसे स्टेम सेल जो कि सिर्फ कुछ ही डिफरेंट सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, उन्हें मल्टीपोटेंट बोलते हैं। और फिर लास्ट से यूनिपोटेंट, मतलब ये ऐसे स्टेम सेल्स है जो सिर्फ एक टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और दीज आर जनरली स्किन सेल्स। तो स्किन सेल्स में आपको यूनिपोटेंट कैटेगरी देखने को मिली। अब ये तो पता लग गया कि ज़्यादातर जो स्टेम सेल्स है ये, इनको हार्वेस्ट करना इलीगल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक ऑफस्प्रिंग जो है जो कि होने वाला था उसको कहीं ना कहीं आप वहीं पे ख़त्म कर दे रहे हो, तब आप जाके इसको हार्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ क्राइम या होमिसाइड है। तो उसको ओवरकम करने के लिए जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था दैट वाज गिवन टू सम जापानीज साइंटिस्ट, जिन्होंने एक ऐसा टेक्निक निकाला जिससे हम नॉर्मल जो बॉडी के हमारे जो सेल्स होते हैं उन्हें स्टेम सेल बना सकते हैं। उन्होंने इस टेक्निक का नाम दिया इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, IPS। दीज आर मेड इन लैब फ्रॉम अडल्ट सेल्स। तो अडल्ट सेल्स को बेसिकली कुछ केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू हम लोग गो थ्रू करते हैं, और उस केमिकल प्रोसेस का जो रिजल्ट होता है उससे हमें यूज प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल मिलते हैं। प्लूरीपोटेंट मतलब ये वाला कैटेगरी जहाँ पे वो जो नॉर्मल सेल था
नाउ इट कैन कन्वर्ट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स। ठीक है, तो याद रखना बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक, एक होता है जर्म सेल्स। सोमैटिक मतलब जो जनरल बॉडी का जो फंक्शन होता है, जर्म सेल मतलब जो कि जेनेटिक, जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफर है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दैट इज ड्यू टू द जर्म सेल्स, ये पता होना चाहिए। और इसमें फिर एक और कैटेगरी आप डाल सकते हो विच इज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या है, ये वो सेल्स हैं जो कि बॉडी के बाकी सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जब भी वर्ड आए स्टेम सेल थेरेपी तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बेसिकली हम ऐसे सेल्स का इस्तेमाल करें जो कि बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स के अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। पार्ट में कोई एडिशन? CISF में एक क्वेश्चन आया था स्टेम सेल पे, तो स्टेटमेंट बोलता हूँ, ट्रू और फॉल्स बताना। स्टेम सेल्स हैव पोटेंशियल फॉर सेल्फ रिन्यूअल वाया माइटोटिस सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन, सॉरी। ट्रू 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 है। सही है। वो हमने ऊपर डिफरेंस देखे, प्लूरिपोटेंट, टूटिपोटेंट, तो सबसे ज्यादा वाइडर डिफरेंशिएशन किसका है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किससे हो सकता है? टोटिपोटेंट। करेक्ट। और एक तो स्टेटमेंट था कि 2012 में आया था, स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मैमल्स ओनली, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। करेक्ट, तो प्लांट में से भी निकाले जा सकते हैं। इसमें एक दिया नहीं है, टूटिपोटेंट के बाद एक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज भी है, हम वॉर्म बोलते हैं, मतलब अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बनना स्टार्ट होता है वॉर्म में। तो बहुत पुराना है वैसे, बट पूछ ले तो एक स्टेटमेंट आया था 2002 में, द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन स्टेम सेल्स आर दी एम्ब्रियोज एट ब्लास्टोसिस्ट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स है, क्योंकि आगे भी प्लूरिपोटेंट ये सब चीजें हैं। तो भी के प्लेसेंटा पॉड जो होते हैं उसमें भी मिलता है ना? हाँ राइट। सबसे ज्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज होता है। ठीक है, और एक स्टेटमेंट था, जनरलिस्टिक था वो, 2020 में आया था, अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ट्रू, इट कैन बी। correct. Human induced pluripotent cells can be introduced into the embryo of a pig, PIG. तो easy है, Yes, मतलब it can be introduce। introduced. ट्रू, तो ऐसे ही स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है, फिर आगे देखो। नेक्स्ट रिसेंट डेवलपमेंट में काइमेरा। ठीक है, काइमेरा ग्रीक माइथोलॉजी है, उसमें कैसा लाइक क्रिएचर था जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से मिलके बना था, तो उसी से इंस्पायर है ये वर्ड काइमेरा। तो काइमेरा का मतलब बेसिकली कोई शेप चेंज करता है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइव बर्थ ऑफ काइमेरिक मंकी वाज रिपोर्टेड इन चाइना विद 2 सेट्स ऑफ डीएनए। तो डिफरेंट डिफरेंट 2 सेट सेल्स के अंदर डीएनए के, राइट, जो जनरली पॉसिबल नहीं होता। हमेशा ह्यूमंस के अंदर या किसी भी जानवर में हमेशा एक सेट ऑफ डीएनए होगा, बट उसमें 2 सेट्स ऑफ डीएनए थे। तो ये काइमेरा इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल्स ऑफ मोर देन वन डिस्टिंक्ट जीनोटाइप, मतलब उसमें एक से ज़्यादा जेनेटिक मेकअप अवेलेबल है। और एनिमल किंगडम में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, CAR T सेल थेरेपी। दिस वाज इन न्यूज़ फॉर द पास्ट एंड हाफ ईयर, और यूपीएससी ने 2022 में पूछा हुआ भी है इसके बारे में। तो ये इंडिया के अंदर एक रिसेंटली कैंसर पेशेंट को ट्रीट किया गया विद द इंडिजीनियस NextCAR19, अ काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी, जिसे CAR T सेल थेरेपी बोलते हैं। अब ड्रग्स कोई भी या कोई भी मेडिकेशन इंडिया में अगर चालू करना है तो आपको एक बॉडी से परमिशन लेना पड़ेगा विच इज़ CDSCO। CDSCO क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर है। तो दिस इज डेवलप्ड इंडिजीनियसली इन इंडिया बाय इम्यूनो एक्ट, ये कंपनी है। ये NextCAR19 नाम की ये जो थेरेपी है
इज नथिंग बट कार टी सेल थेरेपी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है और सक्सेसफुली एक पेशेंट को ट्रीट किया है विद दिस थेरेपी। तो याद रखना CDSCO जो है इस द सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी फॉर डिस्चार्जिंग फंक्शन साइन टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 19। तो ये अथॉरिटी स्टैट्यूटरी है बिकॉज ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से अपनी पावर ड्रॉ करती है। तो इंडिया में कोई भी अगर ड्रग है उसका इंपोर्ट करना है, उसका यूज़ करना है या कोई क्लिनिकल ट्रायल करना है, ये सारा काम कौन देखता है? ये CDSCO देखता है। आगे चलते हैं, कार्टी सेल थेरेपी की बात कर लेते हैं। तो कार्टी सेल थेरेपी हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसका ही इस्तेमाल करती है। तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम के नाम पे अपने को पता है WBCs होते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स एक ही बात है। इसमें फर्दर दो टाइप के सेल होते हैं, B सेल्स और T सेल्स। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो T सेल्स वो वाले सेल्स हैं जो कि डायरेक्टली अटैक करते हैं फॉरेन इन्वेडर को। फॉरेन इन्वेडर मतलब पैथोजन। सपोज आपके उन्हें कुछ ऐसा खा लिया जिसमें कोई बैक्टीरिया था, तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो उस बैक्टीरिया को डायरेक्टली अटैक करने का काम कौन करता है? T सेल जो है उस बैक्टीरिया को अटैक करने का काम करता है, राइट। इसके साथ साथ ये एक साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है। आगे देखेंगे साइटोकाइंस क्या होता है। नेक्स्ट B सेल्स होते हैं, दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स दैट अटैक इन्वेडिंग वायरसेस और बैक्टीरिया। तो B सेल्स क्या करते हैं? वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। और आपको पता है एंटीबॉडीज कैसे काम करती है? कोई भी फॉरेन पैथोजन आता है, राइट, लेट्स से कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस के ऊपर एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसे हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। कोरोना वायरस का क्या एंटीजन था? उसके जो प्रोटीन स्पाइक थे देवर इट्स एंटीजन। तो उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करके हम लोग उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप डिप्लॉय कर सकते हैं। वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं? उसके उस एंटीजन के ऊपर बाइंड कर लेंगे और एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जिससे अब ये जो वायरस है दिस वुड बी रेंडर्ड इनइफेक्टिव, क्योंकि ये जो वायरस था कहीं ना कहीं इन स्पाइक से ही हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बाइंड करता है। अब आपने सब जगह एंटीबॉडी से इसको बाइंड कर दिया, तो अब ये इनइफेक्टिव हो गया, दिस हैज बिकम इम्पोर्टेंट, राइट। तो इस तरीके से एंटीबॉडीज काम करती है। और कौन रिलीज करवाता है एंटीबॉडीज को? तो B सेल जो है वो रिलीज करवाते हैं एंटीबॉडी को, राइट। और ये दोनों ही जो सेल्स है B और T सेल्स हमारे बोन मैरो में ओरिजिनेट होते हैं। अब इसमें जो T सेल्स है दीज आर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाइल द लेटर इज ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब डिपेंडिंग अपॉन के एंटीजन से कैसा रिस्पॉन्स रहा उसके हिसाब से हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज रिलीज करती है। तो ये B और T सेल्स में डिफरेंस होता है। अब इस केस में हम क्या करें? कार्टी सेल थेरेपी में T सेल्स का इस्तेमाल करें। हम हमारे जो पेशेंट है उसमें ब्लड में से WBCs में से T सेल्स निकालते हैं। T सेल्स के अंदर फिर हम लोग को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, एम करते हैं उनको, और उसमें काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करा देते हैं। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जैसे ही डाला, फिर अब उस सेल के अंदर ऐसी एबिलिटी आ गई है कि वो डायरेक्टली टारगेट करेगा कैंसर सेल्स को, डायरेक्टली कैंसर सेल्स को टारगेट करेगा और उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो याद रखना कार्टी सेल थेरेपी लैब के अंदर आप जो पेशेंट है उसके जो ब्लड है उसमें से WBCs यानी टी सेल्स निकालते हो, उन्हें मॉडिफाई करते हो, उन्हें वापस उसके ब्लड के अंदर डाल देते हो। अब क्या है, ये जो T सेल्स हैं ये इस तरीके से डिजाइंड है कि ये कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करेंगे और उनसे बाइंड कर लेंगे और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। दैट्स हाउ कार टी सेल थेरेपी वर्क्स। और ये जो नेक्स्ट कार 19 था ये बेसिकली इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करने वाला एक टेक्निक है जो कि इंडियन बेस्ड एक कंपनी ने बनाया था। ठीक है, इतने पार्ट में कोई डाउट? तो उसी तरह कार्टी से सेल थेरेपी में भी कुछ टेक्निक्स हैं, उसके नाम है एस्कार्टा और टेकार्टस और किमेरा। तो उस तरह से ही कुछ नाम है उसके। और हाँ, इस पे क्वेश्चन भी आया था 2022 में आया था शायद, रोल ऑफ B सेल एंड T सेल पे। तो क्या होता है बेसिक सा, मतलब पूछो मैं तो वैसे डिस्कस हुआ है। तो अभी जस्ट डिस्कस किया। वही, मतलब हाँ,
एंटीबॉडीज मतलब ऐसे इम्यूनिटी बोलते प्रोवाइड कि करता है. ऐसे बोलते कि टी सेल्स आर लाइक स्पार्टन्स एंड बी सेल्स आर लाइक मदर ऑफ स्पार्टन्स. दे सुपर. प्रोड्यूस टी सेल्स, करेक्ट. एंटीबॉडीज. और जो कार टी सेल थेरेपी ये सिर्फ पेशेंट को एक बार ही दी जा सकती है, मतलब ओनली वंस करते हैं इसको एडमिनिस्टर. ट्रू और फॉल्स? करेक्ट. ट्रू है क्योंकि ये फिर मल्टीप्लाई होती रहती है बॉडी में, एक बार हमने कर दी तो. और इसके साथ और अगर चैलेंज भी है जिसके कारण इसको मल्टीपल टाइम्स नहीं कर सकते. अगर इसको आप इंट्रोड्यूस कर देते हो ना बॉडी में कार्टी सेल्स को, तो दिस लीड टू साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम. तो साइटोकाइन स्ट्रॉम के बारे में भी सुना ड्यूरिंग द कोविड-19. बहुत सारे लोगों को साइटोकाइन स्ट्रॉम हो रहा था. ये बेसिकली एक सिचुएशन होती है जहाँ पे आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, और वो बॉडी में होने वाले जो रिएक्शंस हैं या जो मेडिसिन हैं उनको अटैक करने लगता है. वो बॉडी खुद को ही अटैक करने लगती है. तो ये इतना इंटेंसिफाई इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स होता है जिसमें बॉडी खुद को अटैक करने लग जाती है, और उससे फिर धीरे धीरे बॉडी के बाकी ऑर्गन जो है वो फेलियर्स की तरफ चले जाते हैं. कोविड-19 के दौरान ये बहुत सुनने में आ रहा था. तो वो सेम चीज़ इसके साथ भी एसोसिएटेड है. अगर कार्टी सेल में बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो गया, मतलब बहुत तेज़ी से कार्टी सेल्स राइज हो गए, तो दिस कैन लीड टू अ साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम. फिर आगे देखो एक रीसेंट डेवलपमेंट, दिस टिश्यू इंजीनियरिंग. तो CDSCO approved India's first indigenously developed animal derived tissue engineering scaffold for healing skin wounds. बेसिकली स्किन वुंड्स को हील करने के लिए लोगों ने एनिमल डिराइव टिश्यूज़ का इस्तेमाल करा और उसके लिए अप्रूवल मिल गया CDSCO की तरफ से. तो यहाँ पे टिश्यू इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, अब बेसिकली टिश्यूज़ या जो सेलुलर प्रोडक्ट्स है वो बॉडी के आउटसाइड या किसी और ऑर्गेनिज्म से निकालते हो और फिर बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो सो एज टू रिपेयर द टिश्यूज़ विद इन द बॉडी. कई बार सुना होगा कि फिश के जो स्केल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं फॉर क्योरिंग समबडी जिसका स्किन शायद बर्नड हो गया है. राइट. आगे देखो, kill switch for cancer cells. Scientists have reportedly discovered a kill switch that triggers death of cancer cells. तो इसे आइडेंटिफाई किया एज अ क्रूशियल एपिटोप. एक प्रोटीन सेक्शन है जो कि एक्टिवेट करता है एक लार्जर प्रोटीन को ऑन द CD95 रिसेप्टर दैट कैन कॉज द सेल टू डाई. राइट. ये वाला अगर रिसेप्टर ट्रिगर हो गया तो इससे कैंसर सेल की मौत हो जाएगी. राइट. तो द CD95 receptor also referred to as FAS sends a signal that causes the cancer cell to self-destruct. Future cancer drugs could boost the activity of CD95 receptors to create a weapon against tumors. जनरली ट्यूमर्स या कैंसर्स के अगेंस्ट कीमोथेरेपी या रेडिएशन, राइट, या सर्जरी से डायरेक्टली उसे निकाला जाता है. आजकल एक और नई थेरेपी आई है जिसे प्रोटोन थेरेपी बोलते हैं. प्रोटोन थेरेपी में क्या करते हैं, प्रोटोन की बीम उठाते हैं और डायरेक्टली कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं और उन्हें बर्न कर देते हैं बॉडी के अंदर ही. ये भी एक नया टेक्निक है कैंसर से बचने के लिए. में और एडिशन करना है किसी को? प्रोटोन थेरेपी इतना ही है कि एक प्रोटोन का इस्तेमाल करेंगे और उससे एक बर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे जैसे लेज़र होता है ना. बट लेज़र क्या होता है, वो स्किन को भी बर्न कर देगा. हमें एक ऐसा चाहिए कि हम बिना किसी सर्जरी के ही अंदर ही उसको बर्न कर दें. प्रोटोन सेल थेरेपी से क्या होता है, हम प्रोटोन डायरेक्टली ऐसा कोई प्रोटोन बेस्ड पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल वो वहाँ पे डायरेक्टली टारगेट करेंगे स्किन के अंदर ही, तो स्किन को बर्न नहीं करेगा लेकिन ट्यूमर को जला देगा. तो रेडिएशन थेरेपी का एक एडवांस एप्लीकेशन. अभी आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल ने भी एक प्रोटोन थेरेपी का कोई ट्रीटमेंट या मशीन चालू किया है. फॉर दैट रीज़न ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब देखो ये CD95 पढ़ लिया ना. अब यूपीएससी ने ऐसे ही सिमिलर सवाल पूछा था ACE2 रिसेप्टर. इसके बारे में था ACE2 रिसेप्टर. कंट्रोल वायरल डिसीजेस. कोविड-19 वायरस से रिलेटेड था. ACE2 रिसेप्टर वो वाला पॉइंट था जहाँ से वो बाइंड करता है ह्यूमन बॉडी में. तो 2021 में पूछा था. तो मेरा एक स्टेटमेंट था, कार्बन नैनोट्यूब कैन बी यूज एज ए कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन ह्यूमन बॉडी. ट्रू और फॉल्स? करेक्ट. करेक्ट. तो 2020 में था.
तो ये वाली चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है। ओके, लास्ट टॉपिक देख। नेक्स्ट, डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनर्स। तो डीप नेम है बट ज़्यादा काम का नहीं है, मतलब ब्रॉड में छोटे से में ही काम हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो CSIR का ये सेंटर फॉर सेल्यूलर माइक्रोबायोलॉजी है। दे आर कोलैबोरेटिंग विद रिसर्च ग्रुप अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन डीप प्रोजेक्ट। ये डीप प्रोजेक्ट क्या है, इससे पहले जानने से पहले एक बार एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी देख लो। एपिडेमियोलॉजी मतलब कि आप हेल्थ और डिजीज जो है उनका आपस में लिंकेज पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में समझते हो। एपिडेमिक बोलते हैं ना, तो वो बेसिकली बीमारियों से रिलेटेड लोग स्टडी कर रहे हैं। तो एपिजेनेटिक्स जो होता है ये स्टडी ऑफ बिहेवियर है, और बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे वो चेंज हो सकता है और कैसे उसमें जीन हेल्प करते हैं उस चेंज को अफेक्ट करने में, राइट। तो अगर अगर हम जेनेटिक चेंजेस की बात करें तो वहाँ पे DNA में चेंज होता है, लेकिन एपिजेनेटिक चेंजेस के अंदर हम DNA में कोई चेंज नहीं करते, बस हम DNA को साइलेंस कर देते हैं। ठीक है, DNA में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट DNA को सिर्फ साइलेंस कर दिया। सेकेंडली, दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, अनलाइक DNA जेनेटिक चेंज जहाँ पे परमानेंटली चेंज हो जाता है। ये जो एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं इनके अंदर हम DNA में कोई चेंज नहीं करते, बस DNA को साइलेंस कर देते हैं कुछ समय के लिए, बाद में वो वापस रिवर्स भी हो जाता है। तो क्या टेक्निक है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन की? तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कॉल्ड DNA मिथाइलेशन। तो मिथाइल बेसिकली हाइड्रोकार्बन ग्रुप है जिसे हम DNA के साथ जब अटैच कर देते हैं तो DNA अपने आप साइलेंस हो जाता है। तो दिस इज अ मिथाइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मुझे ये वाला पार्ट को साइलेंस करना है, मैं इसमें मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पे जुड़वा दूंगा। अब ये जो जीन सीक्वेंस था दिस वुड बिकम साइलेंट। अब ये आगे आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में नहीं दिखेगा, राइट। तो ये पता होना चाहिए। हाई जो लेवल है DNA मिथाइलेशन, तब ये मिथाइल ग्रुप जब DNA के साथ जुड़ जाते हैं तो दिस लीड्स टू जीन साइलेंसिंग, राइट। और जीन साइलेंसिंग के बारे में भी किसी ने फिल्म्स में सवाल पूछा हुआ है। तो जीन साइलेंसिंग में आप क्या कर रहे हो, आप DNA का जो सीक्वेंस है वो अपना इफेक्ट या अपना जो जीन है उसको अपना इफेक्ट दिखाने से रोक रहे हो। तो एक टेम्पररी ब्लॉकिंग का तरीका है, राइट। तो ये जो डीप प्रोजेक्ट है दिस इज अ 5 year प्रोजेक्ट लेड बाय रिसर्चर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल लंदन, और भी वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट्स हैं, और इंडिया की तरफ से इसमें CSIR का जो सेंटर फॉर सेल्यूलर माइक्रोबायोलॉजी है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज़ में देख लो, जेनेटिक मार्कर्स वो रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और जेनेटिक मार्कर्स दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद प्री टर्म और प्री मेच्योर बर्थ। तो ऐसे कुछ जेनेटिक मार्कर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं प्री मेच्योर बर्थ के लिए, या उसको दिखाते हैं कि ये प्री मेच्योर बर्थ हो सकता है। तो दीज साइंटिस्ट वर वर्किंग इन गर्भ इनी नाम से ये प्रोग्राम है, इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू इल्यूसिडेट बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल रिस्क ऑफ द प्रेगनेंसी। ये पता होना चाहिए इसके बारे में। जेनेटिक मार्कर्स क्या है, बेसिकली ये स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस है विद नोन लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम्स के थ्रू हम इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे एसोसिएटेड जो भी इश्यूज है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इन इट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैन बी यूज्ड। इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत बार सुना होगा RT-PCR के साथ। क्या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग एक जो स्मॉल DNA सीक्वेंस है उसको एलोंगेट कराते हैं, राइट। तो उसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो एक DNA जो छोटा सा है उसको रेप्लिकेट कराते हो आप ताकि एक बड़ा DNA सीक्वेंस बन जाए और फिर आप उसको इजीली स्टडी कर सकते हो। इसके पार्ट में कोई एडिशन? पुराने वाले सर, जीनोम सीक्वेंसिंग में था एडिशंस। बताइए। DNA फिंगरप्रिंटिंग और DNA बारकोडिंग में क्या डिफरेंस है? हाँ, DNA जो फिंगरप्रिंटिंग है ना उसमें एक इंडिविजुअल को हम लोग उसका DNA एनालाइज करते हैं, पैटर्निटी टेस्ट वगैरह वगैरह। विद इन ह्यूमन बींग्स हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो
उसका पैटर्निटी या पेडिग्री क्या था, ठीक है। जैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई पर्सन जो है वो में कौन कौन से डिफरेंट रेस के डीएनए है, वो हम फिंगर प्रिंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें को आइडेंटिफाई करना है कि एक गिवन सैंपल के अंदर कितने डिफरेंट टाइप के स्पीशीज हैं, तो हम डीएनए बारकोडिंग करते हैं, मतलब डिफरेंट स्पीशीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए। करेक्ट है। मैं समराइज कर देता हूँ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में स्पेसिफिक पैटर्न हम स्टडी करते हैं, और डीएनए बारकोडिंग में आपने बोला जैसे कोई स्पेसीज है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 2022 में एक क्वेश्चन आया था, तो कुछ स्टेटमेंट बोलता और ट्रू और फॉल्स बताना। क्या डीएनए बारकोडिंग की यूज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट इन प्रोसेस फूड? यस सकते। कर सकते हैं। क्या हम एसेस कर सकते हैं किसी प्लांट और एनिमल की एज डीएनए बार कोडिंग के द्वारा? नो, एज नहीं। करेक्ट, तो एज नहीं कर सकते।